नमस्कार। आज हम बीए बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड हिंदी बीए बीएड थर्ड ईयर हिंदी में के अंतर्गत कविता पाठ का द्वितीय भाग, कविता पाठ की प्रणालियाँ, कविता पाठ की प्रक्रिया आदि के बारे में चर्चा करेंगे। कविता शिक्षण की प्रणालियाँ। विधियाँ भी कहते हैं इसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। कविता शिक्षण की बहुत सारी विधियाँ हैं, परंतु हम यहाँ पर अमुक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो 8 विधियों को जो है थोड़ा सा मैं कक्षावार बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये कक्षावार है, और कक्षावार यदि आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। सबसे पहले हम इस स्तर पे बात कर लेते हैं, फिर प्रणाली पर भी और अधिक बात कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर एक ही बात है। प्राथमिक स्तर जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं तक, 8वीं तक और 10वीं व 12वीं तक, है ना। इस तरह से इनका स्तर बना हुआ है। अगर 5वीं तक के स्तर की बात करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली और अर्थबोध प्रणाली। यहाँ पर व्याख्या अर्थात भावार्थ विधि, विधि व प्रणाली एक ही है, ऊपर बात कर चुके हैं अपन। दूसरा जो है खंडान्वयन। इसी प्रकार यहाँ पर जो है 3 विधियाँ हैं। तुलना विधि जो उच्च कक्षाओं में चलती है, व्यास विधि और समीक्षा विधि।
इस प्रकार से यह आपकी विधियां बनी हुई है। पहला, गीतों में ध्वन्यात्मक होने के कारण छोटी आयु के बालक बालिकाएं गीतों की रचना, छोटी बालक बालिकाओं के लिए गीतों की रचना की जाती है। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम उचित स्वर, लय, ताल के साथ गीत भी सुपाठ्य करता है। कथा कक्षा में सभी बालक शिक्षक के साथ लयपूर्वक गीत को सरल राग में गाते हैं। साथ साथ में इसका मूल उद्देश्य कविता के प्रति बालकों की रुचि उत्पन्न करना है। ध्वन्यात्मक होने के कारण बालक गीत में आनंद विभोर हो जाते हैं और उसका भाव व अर्थ भी उन्हें समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे गीत प्रणाली में क्या होता है, गीत प्रमुख होता है, अर्थात गेय जिसको पद्धति कहते हैं, गेय पद्धति से गाते हैं। दूसरा, छात्रों में क्या है, रुचि उत्पन्न करना इसका मूल उद्देश्य होता है। तीसरा जो है, ये सभी आनंद विभोर हो उठते हैं। इस तरह से इसका आता है। दूसरा जो है आपका इसमें प्राथमिक स्तर में समालोचना भी इसके साथ साथ में करते चलेंगे कि समालोचना में कौन कौन सी बात आ रही है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह गीत विधि बहुत ही उपयुक्त है। इससे खेल खेल में बालक बालिकाएं अनेक गीतों को याद भी कर लेते हैं। भावपूर्ण कविताओं को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। सभी बालकों के स्वर से स्वर मिलाकर न गा पाने के कारण भी यह प्रणाली प्रभावशाली सिद्ध नहीं होती है। दूसरा, अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली में कुछ गीतों में अभिनय के तत्व विद्यमान रहते हैं। एक्ट किसी भी कार्य को स्थायित्वता प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है या उनका सक्रिय होना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञानेंद्रिय अगर सक्रिय होगी तो सभी उसे ज्ञान स्थायित्व होगा। अतः किसी गीत का अभिनय द्वारा शिक्षण कराने पर उस कविता में गाने, अभिनय करने तथा देखने में कम से कम 3 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती है। अभिनय व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से का हो सकता है, लेकिन अंग संचालन अधिक नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रिय मतलब अंग संचालन भी इसमें हो सकता है। और ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। समालोचना पर कर लेते हैं। यह प्रणाली रुचिकर है। इसके द्वारा अधिगम स्थायी होता है, मतलब सीखने की जो होती है, सीखना स्थायी होता है। कविता स्वतः ही बालक को याद हो जाती है, लेकिन सभी बालकों में अभिनय की क्षमता नहीं भी होती है। दूसरे, इसके द्वारा शिक्षक कार्य करवाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह उपयुक्त नहीं है। अगला जो है अर्थबोध विधि। इस प्रणाली में शिक्षक कविता का पाठ या तो स्वयं करता है या फिर छात्र छात्राओं से भी करवाता चलता है। पाठ में साथ साथ दी गई कविता भी प्रत्येक पंक्ति का तथा शब्दों का अर्थ पता चलता है पाठ के साथ साथ, है ना। आजकल अधिकांशतः इस प्रणाली द्वारा शिक्षक कार्य करवाने लगे हैं। यह विधि 5वीं, 6ठी, 7वीं के लिए अधिक उपयुक्त है। इसे शब्दार्थ मंथन विधि भी कहा जाता है। शब्दार्थ
मंथन विधि, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या करेगा शिक्षक जो होगा, काव्य के अर्थ बताएगा, बताता है ना। इसमें काव्य के अर्थ बताता है, साथ छात्रों के साथ चलता है ना। और जब ये सभी कुछ साथ में होता है तो क्या होता है, बालक को यह अच्छी तरह से याद भी होने लगती है, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी उसे समझ में आने लगता है। इस प्रणाली में यह है, समालोचना में इसकी प्रणाली द्वारा कविता में अर्थ से तो भलीभांति परिचित हुआ जा सकता है, शब्द अर्थ से भलीभांति परिचित हुआ जा सकता है, लेकिन भावों को समझने में कठिनाई आती है। भावों को समझने में कठिनाई आती है ना। दूसरे, इसमें शिक्षक ही अधिक क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि सारी जो बातें हैं वे ही करते हैं। अगला जो अपन चलते हैं, व्याख्या। उच्च प्राथमिक स्तर पे जो प्रणाली उपयोग में की जाती है वह है व्याख्या विधि और खंडान्वयन विधि। व्याख्या विधि को भावार्थ विधि भी कहते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। यह अर्थबोध तथा शब्दार्थ कथन प्रणाली का विकसित रूप है तथा माध्यमिक कक्षाओं हेतु अधिक उपयुक्त है। इस प्रणाली में प्रश्नोत्तर द्वारा न केवल कविता के भावों को प्रस्फुटित करवाया जाता है, अपितु उसमें निहित छंद, अलंकार, प्रसंग, शैली आदि से भी विद्यार्थियों को परिचित करवाया जाता है। अर्थात व्याख्या व भावार्थ का प्रस्तुतिकरण व्यापक स्तर पे होता है। इस हेतु शिक्षक अंतर्कथाओं को भी प्रस्तुत कर सकता है। तो व्यापक स्तर पर भावार्थ होता है। ठीक, इसका जो भाव है व्यापक स्तर पे होता है। इसमें छोटी छोटी कथाओं को निहित कर सकते हैं, छोटी छोटी कथाओं को उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं। समालोचना में इस विधि को उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह कविता शिक्षण के उद्देश्य रसानुभूति में सहायक होती है, रसानुभूति कराती है। इसकी प्रणाली द्वारा शिक्षक कार्य की निरस्ता को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सहभागिता भी ले सकता है। रसानुभूति है छात्रों की क्या होती है, सहानुभूति प्राप्त करते उनकी सहभागिता ले सकता है। अगला है खंडान्वयन विधि। खंडान्वयन प्रणाली में पूरी कविता का शिक्षण कार्य प्रश्नोत्तर द्वारा किया जाता है। खंडान्वयन, खंडान्वयन मतलब इसको भाग में, खंडों में, है ना, भाग या खंडों में विभाजित किया जाता है। जब भाग व खंडों में विभाजित किया जाता है तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से इसका विकास किया जाता है, प्रत्येक भाग का, खंड का। अतः इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको खंडान्वयन को प्रश्नोत्तर प्रणाली की विधि के नाम से जाना जाता है। कविता के एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए भावों का विकास किया जाता है। समालोचना के अंतर्गत कुछ शिक्षाविद कविता को खंडों में करके पढ़ाए जाने के लिए उचित नहीं मानते हैं। इस विधि में विद्यार्थी की सक्रियता अधिक विद्वान होने के कारण अधिगम सहज व सुगम बन जाता है। तो अच्छी विधि है, वर्तमान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तुलना विधि व्याख्या प्रणाली का ही यह एक प्रकार है। इसमें एक ही तरह की तुलना उसी भाषा से अन्य कवि की कविता की पंक्तियों से की जाती है और
विभिन्न भाषाओं की कविता की पंक्तियों से भी की जाती है। तुलना से विभिन्न आधार निम्न है ना। तो तुलना मतलब एक ही प्रकार की जो कविताएं हैं, फूल पर कई कवियों ने कविता लिखी है, वो संभावी लिए हुए है। इसके जो प्रकार है वो इस तरह से है कि कौन कौन से इसके प्रकार है। समभाषा कविता, दूसरा जो है विभिन्न भाषा कविता, समभाव वाली कविता, एक ही कवि की समान भाव वाली कविता। इस तरह से क्या है, इसमें अलग अलग जो तुलनात्मक प्रकार की जो कविताएं होती है, कई बार समभाषा वाली कविताएं होती है, कई बार विभिन्न भाषा वाली कविताएं होती है, कई बार समभाव वाली कविता होती है, और कई बार एक ही कवि की समान भाव वाली कविताएं इसमें देखने को मिलती है। समालोचना इसमें ये है, अंत में इसकी मतलब आलोचना और गुण व विशेषताएं दोनों बातें आती है इसमें। इसके द्वारा शिक्षक कार्य होने पर बालक भिन्न भिन्न कवियों की कविताओं से तो परिचित हो जाता है, काव्य के प्रति रुचि भी जागृत हो जाती है, काव्य के प्रति तर्क शक्ति एवं विकास में भी सहायता मिलती है। परंतु इसके द्वारा संपूर्ण कविता का शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाता है और नहीं करवाया जा सकता है। भाव विश्लेषण के समय आंशिक रूप से इसका सहारा अवश्य लिया जाता है। इसमें अपन ने बात कर दी, ये भी पहला, ये दूसरा है तुलना, व्यास और समीक्षा। व्यास विधि, व्यास प्रणाली द्वारा कविता का शिक्षण कार्य करवाने पर कविता के भाव और कला दोनों ही पक्षों की एक कथावाचक की भांति विस्तृत व्याख्या करनी पड़ती है। कला पक्ष और भाव पक्ष पर, ठीक है। भावों को ग्रहण करवाने हेतु शिक्षक विभिन्न प्रसंग, दृष्टांत, संदर्भ, उदाहरणों आदि को प्रत्युत्तर करता है। कविता के शब्दों में निहित विशिष्ट भावों को भी विस्तार पूर्वक बताता है। इसको विस्तार पूर्वक तो वह बताता है, परंतु जब उसका विस्तार करता है तो भावों का विस्तार करना इतना आसान नहीं होता है। भावों को विस्तार पूर्वक बताता है। वैसे तो यह प्रणाली ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर है, लेकिन उनके लिए जिन्हें साहित्य का बहुत ज्ञान है और विस्तृत ज्ञान है तथा साहित्यिक रुचि वाले विद्यार्थी ही इससे अधिक लाभान्वित हो पाते हैं। तीसरे, इससे शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता के रूप में शिक्षक के प्रवचन को सुनते रहते हैं, तो कई बार इसमें निरस्ता भी आ जाती है। अंत में है आपकी समीक्षा विधि। समीक्षा विधि यह भी व्यास विधि का ही एक रूप है। इसमें कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ में साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया जाता है। आलोचना में कला पक्ष का आधार अलंकार, शब्द शक्ति, छंद, रीतियाँ, है ना, कलाएं आदि पर कविता को परखा जाता है। भाव पक्ष का आधार बुद्धि, राग और कल्पना होता है। तो इसमें समीक्षात्मक
दृष्टि से काव्य को पढ़ाया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष आते हैं। इस विधि की आलोचना भी होती है। इस विधि में विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहता है। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। इस विधि में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को ही विशद ज्ञान होना चाहिए। यह एक प्रकार का परिवेक्षित अध्ययन जिसे शिक्षार्थी शिक्षा के कुशल निर्देशन में पूर्ण करता है, इस पे आता है। तो हमने कविता शिक्षण की प्रणालियाँ व विधियाँ पढ़ी है, प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे और उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पर गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली और अर्थबोध प्रणाली, इसके बारे में पढ़ा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 8वीं तक की जो व्याख्या विधि है और खंडान्वय विधि है। व्याख्या विधि में भाव को व्यापक स्तर पर बताया जाता है और खंडान्वय विधि में भाव को खंडों व भाग में विभाजित करके प्रश्न विधि द्वारा बताया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर तुलनात्मक विधि होती है, व्यास विधि होती है और समीक्षा विधि होती है। तुलनात्मक विधि में समभाव वाली कविता होती है, समभाषा वाली कविता होती है, विभिन्न भाषा वाली कविता होती है और एक ही कवि की समान भाव वाली कविताएं भी होती है। इसी प्रकार व्यास में कला व भाव प्रधान होता है। भावों और कला को विस्तार पूर्वक विस्तृत अध्ययन करके उसकी व्याख्या व भावार्थ करके बताया जाता है। और अंत में समीक्षा विधि है, जिसके अंतर्गत समीक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए काव्य या पद्य का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। कविता शिक्षण की प्रक्रिया है ना, या पद्य शिक्षण की प्रक्रिया। इसमें जब अपन टीचिंग या शिक्षण कार्य करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो इसमें आ रही है। सबसे पहले आता है उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के बारे में अपन चर्चा वहाँ पर पूर्व में कर चुके हैं। विशेष उद्देश्य जो होते हैं, जो विशेष दैनिक पाठ पर आधारित होते हैं। दूसरा जो है आपका प्रस्तावना आएगा। प्रस्तावना गद्य व पद्य पाठ की प्रस्तावना कैसे रखते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथ ही साथ प्रस्तावना व उद्देश्य कथन भी आपका होता है। ये दोनों ही चीज़ें इसमें आती है। अगला जो है आपका तीसरा जो है, जो पाठ का प्रमुख अंग होता है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। और चौथा जो है, प्रस्तुतिकरण में कई सारे जो पाठ होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चौथा जो है आपका मूल्यांकन होता है। और अंत में गृह कार्य। इस तरह से इसके स्टेप माने जाते हैं। ये चौथा आपका मूल्यांकन हो गया और पांचवा गृह कार्य हो गया। सर्वप्रथम उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक पाठ के कोई भी जो कार्य होता है वह यूं ही नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य निर्धारित होते हैं। सामान्य उद्देश्यों पर चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं। विशेष उद्देश्य के अंतर्गत जो होता है वो मैंने पूर्व में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर पुनः ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल, ये 5 प्रकार के आपके उद्देश्य है।
अर्थात कविता ज्ञान जो है आपका दो दृष्टिकोण से होता है, विषय वस्तु का ज्ञान और एक भाषा तत्वों का ज्ञान। विषय वस्तु के अंतर्गत काव्य जिस रस छंद अलंकार भाव में लिखा गया है उसका ज्ञान विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के माध्यम से दिया जाता है। इसी प्रकार जिस रस छंद अलंकार को ध्यान में रखते हुए काव्य की रचना करी है, जिन तत्वों को ध्यान में रखते हुए भाषा का उपयोग करते हुए काव्य की रचना की है, वो भाषा तत्वों के ज्ञान के अंतर्गत होता है। अब बोल, जब उस कविता को अपन पढ़ाते हैं तो कौन कौन सी बातें छात्र छात्राओं को समझ में आने लगेगी, उनके बुद्धि में आने लगेगी, विवेक में आने लगेगी, कि वो इस उद्देश्य में समाहित होता है। तीसरा, अभिरुचि अर्थात रुचि। छात्रों में जब काव्य पढ़ते हैं तो कई छात्र काव्य में रुचि नहीं लेते हैं, परंतु बहुत से जो छात्र होते हैं वो रुचि भी लेते हैं। जो रुचि नहीं लेते हैं तो उसको यदि गेय पद्धति से अर्थात काव्य जिस रस में गाया गया है उस रस में यदि गा के सुनाते हैं तो वे छात्र भी उसमें रुचि लेते हैं और उनमें अनेक प्रकार की कहते हैं ना, इसी प्रकार की अनेक अन्य कविताएं जो होती है उनमें पढ़ने में रुचि होती है। प्रति से अभिवृत्ति, ये चौथा जो पॉइंट है आपका। छात्रों में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों का विकास होता है। वे अन्य कवि की इसी प्रकार के अन्य कवि की कविताओं को पढ़ने में रुचि लेते हैं और उनमें प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति अच्छे गुणों का जो विकास होता है कई बार वो काव्य के माध्यम से भी होता है। कौशल में जो है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। इस तरह की जो है सुबोपली जो है सिद्धांत है, ये कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें वह काव्य को अच्छी तरह से सुनेगा तो अच्छी तरह से उसको प्रार्थना सभा, उत्सव, जयंती में बोल पाएगा। अच्छी तरह से यदि वो करेगा तो स्वरचित कविताएं भी वह लिख सकेगा, स्वरचित कविताएं गढ़ करके काव्य पाठ कर सकेगा इत्यादि जो उद्देश्य की प्राप्ति इसके अंतर्गत होती है। पाठ, जब उद्देश्य पाठ के बन जाते हैं, उद्देश्य कम से कम प्रत्येक के 2-2 बनते हैं, तो यदि आप देखा जाए तो 8 से 10 उद्देश्य अवश्य बनने चाहिए प्रत्येक पाठ के। प्रस्तावना, मान लीजिए प्रस्तावना कर रहे हैं तो प्रस्तावना में 4 से 5 जो प्रश्न हैं प्रस्तावना के अपन पूछते हैं। जब 4 से प्रश्न प्रस्तावना के पूछते हैं तो उससे वो इसलिए पूछते हैं कि भाई उसकी पूर्व ज्ञान को जांचा जाता है ना। प्रस्तावना क्यों करते हैं? पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए करते हैं, मतलब पहले वो उस शब्द से परिचित है कि नहीं। तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा अपन मैं जो बोल दूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन ले। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विभाजन करके किया जाता है। प्रायः यहाँ भी प्रस्तावना समान भाव वाले अन्य किसी कवि के पद्य की पंक्तियों के माध्यम से की जाती है, परंतु प्राथमिक कक्षाओं में यदि यह चित्र के माध्यम से की जाए तो प्रभावी होती है। चित्र अथवा पद्य पर आधारित 4 से 5 प्रश्नों का विकास किया जाता है। प्रश्नों में तारतम्यता का ध्यान रखा जाता है। प्रस्तावना रोचक, सरल, प्रेरक, आकर्षक एवं अनुकूल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना की अन्य विधियां भी है। कवि परिचय द्वारा भी आप प्रस्तावना कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। चित्र व कोई मॉडल या क्या चित्र या मॉडल से भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। इस तरह से कवि परिचय के माध्यम से भी कर सकते हैं। कवि के भावों का मतलब कविता अन्य कवि की कविता से आप कर सकते हो, है ना। इसी प्रकार कविता में अनुकूल वातावरण निर्माण करके भी कर सकते हो। जब आप कक्षा कक्ष में जाते हो, कक्षा कक्ष में स्वरचित कविता भी आप बोल सकते हो।
इसी प्रकार कविता से संबंधित प्रसंग या कोई घटना है, उद्धरण है, तो उसे सुना सकते हो, है ना। तो कई प्रकार से आप प्रस्तावना कर सकते हो। जब अंतिम जो प्रश्न होगा वो प्रश्न का उत्तर शायद विद्यार्थी को ना आए, तो हम उसे कहते हैं तो आज हम पद्य शिक्षण के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की अमुक कविता का अध्ययन करेंगे या वाचन करेंगे। इस तरह से क्या होगा, आपका उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन जो है आपका प्रस्तावना द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए शिक्षक उद्देश्य कथन के माध्यम से मूल विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। उद्देश्य कथन रोचक एवं उत्साहजनक ढंग से बोला जाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने को। अगला है प्रस्तुतिकरण। यह भी बहुत अच्छा है। प्रस्तुतिकरण में कई प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर आती है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में जैसे ही आपका करते हैं तो फिर शिक्षक द्वारा आदर्श पाठ या वाचन होता है। तो आदर्श पाठ पद्य शिक्षण किसी भी कक्षा में करवाया जा रहा हो, शिक्षक को सर्वप्रथम कविता का सस्वर आदर्श पाठ करना चाहिए। पाठ भावानुकूल एवं धीमी गति के साथ किया जाए ताकि विद्यार्थी कविता के भावों को ग्रहण कर सके। प्राथमिक कक्षाओं में पाठ के समय आवश्यक होने पर यदि अंग संचालन भी किया जाए तो पाठ प्रभावी होगा। पद्य शिक्षण का पाठ कक्ष में कम से कम 2 से 3 बार शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु प्राथमिक कक्षाओं में यह 2 बार ही होना चाहिए, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरा जो आपका आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ प्रस्तुतिकरण में, ये दूसरा जो है अनुकरण पाठ। आदर्श पाठ के बाद में विद्यार्थियों से अनुकरण पाठ करवाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर यह पाठ सामूहिक रूप से करवाया जा सकता है। अनुकरण पाठ के समय अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करते हुए शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखकर स्वयं उच्चारित करके विद्यार्थियों में भी शुद्ध उच्चारण करवाता रहता है। तो जब अनुकरण पाठ होता है तो छात्र जब जो शुद्ध वाक्य होते हैं या शुद्ध जो शब्द होते हैं, है ना, उसको शुद्ध उच्चारण करवाता रहता है। वह बीच में नहीं टोकता है। जब एक का पूरा हो जाता है शुद्ध शब्द उच्चारण आएगा यहाँ पर, वह बीच में किसी छात्र को नहीं टोकता है। जब छात्र पढ़ता है तो उसके जो अशुद्ध उच्चारण को वो श्यामपट्ट पे लिख लेता है, और श्यामपट्ट पे लिख करके जब जहाँ पर उसको रोका जाता है तो उसके बाद में उसको दोबारा उसको सुनने के लिए वह शब्द उस छात्र से पढ़वाता है। यदि फिर भी अशुद्ध होता है तो शिक्षक स्वयं उसको शुद्ध करके बताता है। इस तरह से पूरी कक्षा में शुद्ध उच्चारण चलता रहता है। भाव विश्लेषण प्रश्न इसके बाद में आते हैं। यदि वो गद्य है तो विषय वस्तु, भाव विश्लेषण प्रश्न। कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए कई विधियां व प्रविधियां प्रयुक्त की गई है, जैसे प्रश्नोत्तर, अंतर्कथा, स्वकथन, प्रवचन, सहायक कथन भी कर सकते हैं।
व्याख्या, भावार्थ, है ना, उद्धरण इत्यादि भी आप बता सकते हो। प्राथमिक कक्षाओं में इस बात का ध्यान रखें, प्राथमिक कक्षाओं में अंतर्कथा, स्वकथन, प्रवचन तथा सहायक कथन व्याख्या विधि को प्रयुक्त करना अधिक उपयुक्त रहेगा। कक्षा 5 का स्तर अच्छा होने पर प्रश्नोत्तर विधि का भी काम में ली जाती है। और ये जो विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि, भावार्थ विधि, ये सभी बड़ी कक्षाओं में उपयोग में ली जाती है। अब इसके आगे जब प्रश्न की जब आदर्श वाचन हो जाता है, दूसरा अनुकरण पाठ हो जाता है, फिर तीसरा भाव विश्लेषण वाले प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं। यह 3 से 4 प्रश्न होते हैं। फिर इसके बाद में जो स्टेप आता है वो आत्मीकरण का आता है। आत्मीकरण मतलब कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। इसके अंतर्गत कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण में उन्हीं शब्दों को स्पष्ट किया जाए जो भाव ग्रहण में सहायक हो। यहाँ शब्द भंडार में वृद्धि करना उद्देश्य नहीं है, अतः शब्दों की विस्तृत व्याख्या व्याकरण से नियमों के माध्यम से नहीं की जाती है। केवल कठिन शब्द के अर्थ बताए जाते हैं। शब्द अर्थ जो कविता के भाव की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, है ना। कविता के भाव को क्या करते हो, पूर्ति करते हो, रिकवर करते हो। पुनः सस्वर पाठ, पुनः हम ये चल रहे हैं, पहला आदर्श पाठ, दूसरा हम प्रस्तुतिकरण में चल रहे हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, भाव विश्लेषण प्रश्न जो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आत्मीकरण में कठिन शब्दार्थ, शब्द के अर्थ बताए जाते हैं। कविता के भाव को प्रधानता दी जाती है। 5वां पुनः सस्वर पाठ, पुनः एक बार कविता का सस्वर पाठ शिक्षण द्वारा किया जाए ताकि विद्यार्थी कविता के रसानुभूति कर सके, जो कि भाव ग्रहण के बाद ही संभव है। एक बार पुनः वो सस्वर पाठ करता है ना। कितने बार करता है? एक बार। फिर छठा जो है आपका स्टेप, केंद्रीय भाव के प्रश्न। केंद्रीय भाव, इसको मूल भाव कहते हैं। मूल भाव के प्रश्न भी होते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कविता के केंद्रीय भाव को निकलवाने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। तो यहाँ पर भी 4 से 5 प्रश्न वह केंद्रीय भाव या मूल भाव के पूछता है और सभी छात्र छात्राएं इसका उत्तर देते हैं। उसके बाद में जब ये चीज़ हो जाती है तो वह क्या करता है, यहाँ पर मौन वाचन, है ना, समय मिलता है। क्योंकि केंद्रीय भाव के प्रश्न जब वो 4 से 5 उसमें वो बोल देता है तो उसके प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर हल्का सा सार भी आता है, सारांश, उनको मिला करके आप सारांश भी छात्रों को लिखा सकते हैं श्यामपट्ट पे कि भावार्थ या सारांश क्या है। मान लीजिए यदि कोई दोहा है, पद्य है ना, पद्य की कुछ पंक्तियां हैं तो ये भावार्थ आ जाता है। पूरी पंक्ति है तो उसका सारांश भी आ सकता है। ये सारांश क्या है वह श्यामपट्ट पे लिखा जाता है। उसके बाद में मौन वचन आता है। जब ये लिख दिया जाता है तो उसको आपको एक बार उसका पर्यवेक्षण या अवलोकन सभी छात्रों का कक्षा में घूमते हुए आपको करना है। और जो शेष छात्र लिख चुके हैं उन्हें करना है कि सभी एक बार इस कविता को अपने मन में, मौन वचन है, मन में पढ़ लें ताकि आप मूल्यांकन प्रश्न को कर सकें। अंत में है 8वां, बड़ी कविता है, रसानुभूति,
या सौंदर्यानुभूति भी आप यहाँ पर ले सकते हो। प्रायः समान भाव वाली जो कविता के माध्यम से सौंदर्यानुभूति के तुलनात्मक प्रश्न भी किए जाते हैं, परंतु प्राथमिक कक्षाओं की कविताओं में प्राय यह संभव नहीं है। तो सौंदर्यानुभूति के लिए अन्य कवि की कविता भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जब ये सभी चीज़ें हो जाती है तो अंत में फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन कार्य करते हैं। प्रस्तुतिकरण में ये इतने सारे स्टेप है, आगे अपन मूल्यांकन में बात करेंगे। जो चौथा जो है आपका मूल्यांकन, मूल्यधन अंकन। मूल्यांकन में कई प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, वो प्रश्न सभी इसमें आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन से पूर्व पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ सकते हो आप। पुनरावृत्ति के प्रश्न जब आ जाए तो मूल्यांकन के अंतर्गत कोष्ठक में उत्तर दीजिए। है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाँ नहीं वाले प्रश्न अथवा सत्य असत्य वाले प्रश्न, जोड़ियाँ मिलान कीजिए वाले प्रश्न, ठीक है। एक वाक्य के प्रश्न तो यहाँ पुनरावृत्ति में पूछ ले जाते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न बड़े नहीं हो, एक वाक्य प्रश्न ही हो, इसका ध्यान रखें। और पांचवा जो है आपका गृह कार्य दिया जाता है। जो गृह कार्य क्या होगा, रचनात्मक कार्य को लिए हुए होगा। रचनात्मक कार्य को लिए हुए होगा। गृह कार्य कैसा होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर प्रायः कविता के कंठस्थीकरण के माध्यम का ध्यान रखना चाहिए और कंठस्थीकरण के द्वारा रचनात्मक कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है। तो ये गृह कार्य, कोई एक गृह कार्य आपको देना है। प्राथमिक स्तर पे तो क्या करते हैं, कंठस्थ अर्थात याद करना है। पूरी कविता आपको नहीं देनी है, आपको कविता की पंक्तियाँ देनी है। कविता पंक्तियों को कंठस्थ या याद करना है। ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पे होगा। दूसरा जो है माध्यमिक स्तर पे जो है, आप भावार्थ अथवा सारांश लिख कर लाइए, है ना, लिख कर लाइए। इस तरह के आप गृह कार्य देते हैं। जब ये गृह कार्य देते हैं तो छात्रों में क्या है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपने पद्य शिक्षण का जो पढ़ा है, पूर्व में क्या पढ़ा था, अंग पढ़े थे आपने, पद्य चरण सोपान पढ़े थे, और उसके बाद में कविता शिक्षण की विधियाँ पढ़ी। जो विधियों में 7 से 8 विधियों को आपने पढ़ा, साथ ही साथ समालोचना भी आपने देखी। उसके बाद में कविता शिक्षण की प्रक्रिया को आपने जाना कि किस प्रकार ये इसके प्रक्रियाएं होती है और स्टेप्स होते हैं, और उसमें उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, है ना, उद्देश्य के बाद में प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में प्रस्तावना कथन, प्रस्तावना कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में के अंतर्गत आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ, भाव विश्लेषण प्रश्न जो कई माध्यमों से किए जाते हैं, उसके बाद में आत्मीकरण,
फिर पुनः सस्वर पाठ, केंद्रीय भाव के प्रश्न, है ना, मौन वाचन, सारांश, सौंदर्यानुभूति व एवं तुलनात्मक वाले प्रश्न, है ना। उसके बाद में फिर ये मूल्यांकन कि किस प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न आपके होने चाहिए, यह भी कम से कम आपका 7 से 10 मिनट का होता है। उसके बाद में गृह कार्य जो उसके अंतर्गत ही आता है। प्राथमिक स्तर पे अलग गृह कार्य दिए जाते हैं और माध्यमिक स्तर पे अलग गृह कार्य दिए जाते हैं। तो आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।